कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। और इससे पहले सेट नंबर 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जीके जीएस का प्रश्न 46 नंबर से शुरू होता है और 135 नंबर तक रहता है। तो इनमें से आज का पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का तत्कालीन एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था, उसका तत्कालीन एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो नमक कानून को निरस्त करना और स्वराज को अपनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। लूनी नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है सिंधु सभ्यता में। तो धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो जो है, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो, यह दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया। तो यह किया गया था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उनके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुजन समाज पार्टी जो थी, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे दिया गया है 1990। यही गलत था और गलत ही पूछा गया था। राजद राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी और यह बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी टी 3.0 में क्वेश्चन जो लीक हुआ था, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है। तो यह दिया है श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो यह सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? तो सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। सुहारवर्दी संप्रदाय को अधिक मजबूत रूप देने का श्रेय ये जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को ही जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। यानी ये जो कहा गया है उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, यह कथन किसने कहा था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था कब? 1942 ईस्वी में ही। रौलट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन भी जब आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में ही। 1942 की घटना पूछा है तो यह इसमें 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो यह कथन विलियम फिंच का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विलियम फिंच। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग की थी। तो पारिवारिक आवास के अलावा अन्य सभी की मांग की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर को। इसे ही शॉर्ट में जीवी मावलंकर कहते हैं। जीवी मावलंकर कहते हैं। जीवी मावलंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो यह किया था बलबन ने। यह बलबन ने
कि शासन क्या क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मुस्लिम शासक बलबन ही था, जिन्होंने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो यह कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो होता है, यह नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है इन दोनों से। और वैसे विश्व में पूछे कौन बड़ा है, तो इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 21,75,000 किलोमीटर है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल वाला है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग भारत के स्थलाकृत मानचित्र को प्रदर्शित करता है या प्रकाशित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया है और इस रेलवे पुल की जो लंबाई है वह 1315 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वह 359 मीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है, तो किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और सबसे छोटी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वह गोवा राज्य की है। गोवा राज्य की है और गोवा में मात्र 2 ही जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है? तो इसे पायरोक्लास्टिक के रूप में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा संचित भंडार जो है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और भारत का जो है वह 5वें नंबर पर संचित भंडार है कोयले का। और लेकिन उत्पादन जो करता है भारत 3रे नंबर पर उत्पादन करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है? तो इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति चक्रवात। और प्रति चक्रवात जो होती है इसका आकार जो होता है प्रायः गोलाकार होता है, परंतु कभी कभी भी आकार की भी होती है प्रति चक्रवात की आकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गरजने वाली चालीसा क्रुद्ध पचासा चीखने वाली साठा पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। और ये जो है ये मेन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का जो है विस्तार कम हो जाता है। जेट स्ट्रीम का किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है ग्रीष्म काल में। इसके बाद अगला नंबर ये जो है क्रुद्ध पचासा चीखने वाली साठा गरजने वाली चालीसा जो है ये क्या है? इसका नाम क्यों पड़ा? तो इन पवनों का जो नाम है यह दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर है। किसके नाम पर है? तो दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर है। दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, निकेल और फेरस की। निफे जो होता है निफे जो है यह पृथ्वी के 3 परतों में जो है सबसे निचला परत होता है निफे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित गठित करती है? तो यह वित्त आयोग का गठन करती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वित्त आयोग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 19 की बी में क्या कहा गया है? तो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित कर सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 के बी में कहा गया है। और अनुच्छेद 19 का सी में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 के सी में यह सब मूल अधिकार है और इसी अधिकार के तहत आप संस्था या संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के डी में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी आप घूम सकते हैं। वही कहा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाज़ संचरण स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो 788 सदस्य। कितने सदस्य? 788 सदस्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने डैश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यह किस वर्ष किया था? 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियां का गठन करता है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस समिति के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन सब आता है? तो उत्पादन समिति आता है, लोक निर्माण समिति आता है, सामाजिक न्याय समिति आता है, शिक्षा समिति आता है और भी समिति आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे MC सीतलवार, श्री MC सीतलवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत का चुनाव आयोग किस निकाय के चुनावों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार नहीं है तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो स्थानीय निकायों के लिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17। इसी अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 19 में जो है लोक नियोजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा रजनी कोठारी। इसमें नहीं दिया गया है, ये अपना से लिखा गया है, रजनी कोठारी ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है तो यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करता है। नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है और यही गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान जो है यह उधार का एक बोरा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उधार का एक बोरा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो भारतीय संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। ऑप्शन में नहीं दिया गया था और इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो 2016 ईस्वी में। और बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत का जो राज्य है जो सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करता है वह है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। वैसे तो थोरियम का उत्पादन जो करता है आंध्र प्रदेश भी करता है, उड़ीसा भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, तमिलनाडु भी करता है। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट होता है, थोरिनाइट होता है और अल्नाइट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो तृतीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भील जनजाति है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सबसे अधिक मात्रा में है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में है उत्पादन के कारक के रूप में। और भारत जो है यह सबसे युवा आबादी वाला देश है, सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि सुधार किया गया था। भारत में कृषि सुधार जो किया गया था कृषकों की सहायता के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है। व्यापक दरिद्रता सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में व्यापक दरिद्रता सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छोटे कण डैश और डैश प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो छोटे कण जो होते हैं वह बैंगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जबकि बड़ा कण जो होता है वह लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब ऋणात्मक होता है आवर्धन, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है या 1 से बड़ा, छोटा या बराबर कुछ भी होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक बनता है और अवतल दर्पण होता है। वास्तविक बनता है और दर्पण की प्रकृति अवतल होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण है। गैर संपर्क बल के उदाहरण है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो कैथोड किरण जो है, कैथोड किरणें, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग ये नहीं है। और गामा किरण जो होते हैं, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, रेडियो तरंग, ये सभी जो होते हैं, ये रेडियो किरणें सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वह सदैव अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा। जी का मान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण है। तो समरूप त्वरित गति। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, समरूप त्वरित गति।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार जो होगा वह बढ़ता है। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज जो होता है यह एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो परिवर्तित रंग कैसा होगा? तो नीला से हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीला हरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा बुझा चूना। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न है। तो वह है क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आयोडीन मान। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिका है तो लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लिम्फोसाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृत्रिम रेशा निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? तो कृत्रिम रेशा जो है यह सेलुलोज से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन में नहीं दिया गया था। और सेलुलोज जो होता है यह पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 17वें समूह के तत्व को कहा जाता है। 17वें समूह के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और हेलोजन का अर्थ जो होता है वह लवण उत्पादक होता है। क्या होता है? लवण उत्पादक होता है हेलोजन का अर्थ, लवण उत्पादक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV एड्स। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो यह है लार एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लार एमाइलेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में ऐंठन का कारण है कि पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और विरुक को जोड़ता है? तो यह है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यूरेटर्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो यह है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मक्का में परागन कैसे होता है? मक्का में जो परागन होता है वह वायु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वायु द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6 जो है यह धान की चोकर में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है यह कौड़ी यकृत तेल में नहीं बल्कि सब्जियों में पाया जाता है। और कौड़ी यकृत तेल जो है यह किस में पाया जाता है? तो मछली के लीवर तेल में। मछली के लीवर तेल में कौड़ी यकृत तेल पाया जाता है। मछली के लीवर में कौड़ी यकृत तेल पाया जाता है। विटामिन ई जो है यह गेहूं अंकुरित तेल में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी गलत था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये सभी जो है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो अग्र मस्तिष्क भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत जिसे जिगर कहते हैं का सिरोसिस किसके लगातार सेवन से होता है? तो अल्कोहल के लगातार सेवन से होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल लेता है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक दारू या अल्कोहल पीता है तो उसका यकृत जो होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण जो क्षतिग्रस्त हो जाता है यकृत, इसे सिरोसिस नामक रोग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यह रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रंध्र। अगला क्वेश्चन है कि कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं और अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग डैश संग्रह करने के लिए किया जाता है? तो पुनः प्रयोग अपशिष्ट संग्रह करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधे के उत्तकों के लिए डैश एक अपशिष्ट उत्पाद है? तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसीलिए किया जाता है नाइक्रोम का उपयोग क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक भी जो होता है वह भी उच्च होता है। प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? तो क्षारीयता की समस्या। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्षारीयता की समस्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ पर तालाबों से अधिक सिंचाई की जाती है? तो भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो कर्नाटक में भी की जाती है, आंध्र प्रदेश में भी की जाती है और तमिलनाडु में भी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक स्थानों पर। और तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई जो की जाती है वह तमिलनाडु राज्य में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है स्थल मंडल के नीचे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्थल मंडल के नीचे। अगला क्वेश्चन है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फरीदाबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो यह थी 8.07%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप। कौन सा ऐप? अनुवादनी ऐप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीतने वाली मेरी स्पर्स किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसके बाद है एक राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डैश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से? तो बिंदेश्वर पाठक को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह क्या गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2024 में रहे मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति है? मोहम्मद मोइजू जो है इनमें से किसी भी देश के राष्ट्रपति नहीं है, तो यह कहाँ के है? तो मालदीव के है। मोहम्मद मोइजू कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मालदीव के है। श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति वह है रानिल विक्रमसिंघे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। नेपाल के जो हैं वह रामचंद्र पौंडेल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? तो यह क्या है? सागर कुमार ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सागर कुमार। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 2047 तक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 2047। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है, यानी ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। और गुरदीप सिंह जो है, गुरदीप सिंह यह एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। और ये जो है अमरेंद्र प्रकाश जो है, अमरेंद्र प्रकाश यह है सेल के अध्यक्ष। अमरेंद्र प्रकाश किसके अध्यक्ष हैं? सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रकाश। और अमरेंद्र प्रकाश भी है एक, अमरेंद्र प्रकाश यह सेल के ही अध्यक्ष हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।